Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study the topic of renal failure. तो बेसिकली रीनल फेलियर जो है वो मींस के किडनी का वर्किंग ना करना। किडनी फेलियर भी आप इसको आम लफ्ज़ में किडनी फेलियर भी कह सकते हैं। और किडनी का प्रॉपर फंक्शनिंग ना करना और बिल्कुल ही फंक्शनिंग ना करना, वर्किंग ना करना, इसको रीनल फेलियर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें काफ़ी ज़्यादा रीनल फेलियर में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स वो पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं, वो रीनल फेलियर के कॉज बनते हैं। अब रीनल फेलियर में बेसिकली होता क्या है कि जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पार्ट है ना, जहाँ से ब्लड ने फ़िल्टर होना है, ठीक है, वो जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ़िल्टर हो ही नहीं सकता और किडनी अपनी वर्किंग कर ही नहीं पाता। ठीक है, उसके बाद उसकी वजह से होता क्या है, जब ब्लड फ़िल्टर नहीं हो रहा, ब्लड में नाइट्रोजीनियस वेस्ट वैसे ही है, यूरिया वैसे ही है, प्लाज्मा वैसे ही है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब ब्लड जो है वो आपका क्लीन है ही नहीं, तो सारा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट ब्लड होता है वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा इंसान की बॉडी प्रॉपर वर्किंग ही नहीं कर पाती। क्योंकि इंसान तब तक ही स्टेबल रह सकता है जब तक उसकी बॉडी में फ़िल्टर्ड क्लीन ब्लड हो, लेकिन जब ब्लड किडनी अपना वर्क नहीं कर रही तो फिर ब्लड क्लीन नहीं होता। तो अब रीनल फेलियर की जो सिम्टम्स हैं वो अनीमिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड दूसरी रीजंस की वजह से भी हो सकती है, लेकिन ये रीनल फेलियर की भी एक कॉज है। इसके अलावा हाई यूरिक एसिड, जिनकी किडनी प्रॉपर वर्क ना कर रही हो और यूरिया उनकी बॉडी से रिमूव नहीं होता, वो उनकी बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड राइज कर जाता है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहने लग जाता है। ये बेसिकली 3 मेजर सिम्टम्स हैं रीनल फेलियर की। ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं कि किसी में ये सिम्टम्स नहीं भी शो होती लेकिन फिर भी उसकी किडनी फेलियर होता है, लेकिन जनरली जो है ये सिम्टम्स हों तो आपको अपने किडनी टेस्ट करवा लेना चाहिए। उसके बाद जो है, अब जो रीनल फेलियर है उसमें जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पार्ट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप ये देखिए, यहाँ पे ये नेफ्रॉन का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसका मैंने हैंडमेड स्ट्रक्चर भी बना के पोस्ट कर दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये देखें, ये वाला जो इसका बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो मटेरियल है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये हमारे ब्लड को क्लीन करके फिर आगे जो है वो भेजता है। तो ये जो पार्ट है ना ग्लोमेरुलस, अब हमारी किडनी में कोई एक दो नेफ्रॉन नहीं होते, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। अब इसका ये जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर है ना, जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर समझ लें कि किडनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि ये इसका मेन पार्ट है, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो ब्लड क्लीन होकर जाना होता है। तो रीनल फेलियर में होता भी यही है कि जो उसका ग्लोमेरुलस पार्ट है नेफ्रॉन का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो अपनी वर्किंग करना छोड़ देता है। अब रीनल फेलियर, आपकी किडनी ने वर्क करना छोड़ दिया है, ठीक है, अब उसके आगे उसके ट्रीटमेंट्स पे चलते हैं। अच्छा, तो ट्रीटमेंट्स पे जाने से पहले हम इसके देख लेते हैं कि ये क्यों हमारी किडनी जो है ना वो वर्क करना ऐसे उसकी मतलब वर्किंग पे क्यों अफेक्ट होता है। वो इस वजह से, वो काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट ही लाइन में लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल और केमिकल नेचर, मतलब केमिकल में इस तरह आएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई अपटेक ऑफ मेडिसिन्स कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपकी किडनी फेलियर के बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। इसके अलावा जो सबसे मेजर फैक्टर है कि अगर आप अल्कोहल या फिर इस तरह की कोई चीज़ ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से तो आप बहुत हाई रिस्क पे हैं किडनी फेलियर के। और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा, उसके रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके ट्रीटमेंट पर चलते हैं। अब सबसे पहले हम सिंपल ट्रीटमेंट्स, किडनी ट्रांसप्लांट सबसे पहले हमारे माइंड में आता है, लेकिन वो बहुत एंड स्टेज, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि जो बंदा, फॉर एग्जांपल आपने किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, आपको डोनर भी मिल गया और लकीली फिर वो मैच भी कर गए। अब क्या होता है कि जब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन खानी पड़ती है। वो मेडिसिन क्या करती है कि जो आपके टिश्यूज़ होते हैं ना उनको इतना एक्टिवली वर्क नहीं करने देती, क्योंकि अगर वो एक्टिवली वर्क करना स्टार्ट हो जाए तो वो टिश्यू रिजेक्शन कर सकते हैं।
मींस के वो ये होता है कि वो इस चीज़ को वो कर लेते हैं जज के ये फ़ॉरेन किडनी है, ये हमारे उससे मैच नहीं कर रही। मतलब आपने तो मैच करके लगाई है, लेकिन जो फिर निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया उसके अगेंस्ट तो कोई भी नहीं जा सकता। तो वो फिर क्या होता है कि जब टिश्यू रिजेक्शन हो जाए तो इंसान की उसी टाइम डेथ हो सकती है। तो इस वजह से वो फिर मेडिसिन आपको लाइफ टाइम खानी पड़ती है। वो आपके सिस्टम को इतना एक्टिवली वर्क नहीं करने देती कि वो उसको जज कर सके, वो उसको पहचान सके। तो किडनी ट्रांसप्लांट से पहले पहले जो चीज़ें आती हैं ना, तो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ना डायलिसिस। डायलिसिस तब स्टार्ट होता है कि जब आपकी जो किडनी है वो बिल्कुल वर्क करना छोड़ चुकी है, वो कम्प्लीटली तौर पे वर्क नहीं कर रही। अब वो ब्लड को क्लीन करने के लिए कोई और मेथड चाहिए। तो ये डायलिसिस जो है ना, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। इसमें मतलब ये आपकी बॉडी में इंसर्ट नहीं होती। आर्टिफिशियल किडनी से ये ना समझिएगा कि ये आपकी बॉडी में किडनी की जगह इंसर्ट की जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, एक डायलाइज़र होता है। मैं भी एंड पे ट्राई करूँगी कि आपको दिखा भी दूँ। पहले आप इसका मैकेनिज़्म समझ लें। एक डायलाइज़र है, डायलाइज़र को आर्टिफिशियल किडनी कहा गया है यहाँ पे। और उसमें होता क्या है कि वो आपकी बॉडी के साथ अटैच किया गया है, और अटैच करने के बाद जो है आपकी बॉडी वो पूरी एक मशीन है, ठीक है। आपकी बॉडी से थोड़ा थोड़ा ब्लड उसमें से उस मशीन के अंदर एंटर होता जा रहा है। और उस मशीन में फिर जो भी आपकी ब्लड में वेस्ट होगा, एक्सेस ऑफ वाटर है, वो सारा कुछ उस मशीन में स्टोर होता जाएगा। और फिर जो क्लीन ब्लड है ना, वो एक पाइप के थ्रू अगेन आपकी बॉडी में जाता जाएगा। ये फंक्शन रिपीट होता रहेगा जब तक आपकी कंप्लीट जो ब्लड है उसमें से जो वेस्ट है वो रिमूव नहीं हो जाते। अब डायलिसिस की टू टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियम डायलिसिस। तो ये जो मैंने अभी बताई है ये हीमोडायलिसिस थी। इसमें क्या होता है कि मशीन है वो आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड की जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी से थोड़ी अमाउंट में ब्लड निकलता जा रहा है, वो क्लीन होता जा रहा है, और फिर दूसरी साइड से आपकी बॉडी में अगेन एंटर होता जा रहा है। आप इसको थोड़ा सा स्केच अपने माइंड में बना सकते हैं कि एक साइकिल चल रहा है। इधर से आपकी बॉडी से ब्लड जा रहा है, मशीन में से सारा क्लीन हो रहा है, और फिर अगेन आपकी बॉडी में एंटर होता जा रहा है। अब ये था हीमोडायलिसिस का प्रोसेस। उसके बाद आता है पेरिटोनियम डायलिसिस। पेरिटोनियम डायलिसिस थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस है। इसमें ये होता है, पेरिटोनियम डायलिसिस में बेसिकली वो करते कुछ इस तरह से हैं कि एक फ्लूइड जो है वो भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर करवाते रहते हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है, फॉर एग्जांपल जब आप हीमोडायलिसिस करवा रहे हैं तो आपकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है, तो इंसान के अचानक जब आप ब्लड कहीं डोनेट भी करके आ रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी में काफ़ी टाइम तक थोड़ी सी वीकनेस रहती है, ठीक है। तो इसीलिए जो पेरिटोनियम डायलिसिस है उसको आजकल ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। उसमें होता क्या है कि एक फ्लूइड है, मतलब उसमें दो चीज़ें आ गई ना, कि एक साइड से आपकी बॉडी से निकल रहा है ब्लड, और मशीन में से क्लीन होके अगेन आपकी बॉडी में जा रहा है। लेकिन इसमें होता है कुछ इस तरह से है कि एक साइड से पेरिटोनियम फ्लूइड है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, और फिर ब्लड निकल रहा है, ताकि जो आपकी बॉडी में कंसंट्रेशन है वो मेंटेन की जा सके। तो ये दो टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियम डायलिसिस। मैं अब ट्राई करती हूँ कि मैं अब आपको दिखा भी दूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से देखिए। अब अगर आप इस पिक्चर को देखें ना, तो ये हैंड है, इसमें एक सिरिंज इंसर्ट की गई है। अब ये हमें सुनने में बहुत ज़्यादा आसान लगता है प्रोसेस, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इंसान के आर्टियल प्रेशर, वीनल प्रेशर सबको मेंटेन करना मुश्किल होता है। एक अटेंडेंट को ऑल टाइम पास रहना पड़ता है। अच्छा, तो ये देखें यहाँ से अब ब्लड निकलेगा आपकी बॉडी से थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद आर्टियल प्रेशर यहाँ पे मॉनिटर हो रहा है कि आर्टरीज में प्रेशर कितना है, वो सारा करना होता है। उसके बाद ये जाएगा यहाँ पे, ये देखें डायलाइज़र में, यहाँ से ब्लड जाना स्टार्ट हुआ, यहाँ से गया, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू ये डायलाइज़र में एंटर हो गया। डायलाइज़र में जाने के बाद यहाँ पे ये देखें ब्लू जो थे वो सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन्होंने शो किए हुए हैं, और फिर जो क्लीन ब्लड था ना वो अगेन ट्यूब के थ्रू आपकी, ये देखें यहाँ से अगेन फिर आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है। यहाँ से जो नाइट्रोजीनियस मिक्स्ड वेस्ट मींस जो आपकी बॉडी का ब्लड है वो आता जाएगा, यहाँ से क्लीन होता जाएगा डायलाइज़र में से, और फिर अगेन आपकी बॉडी में एंटर होता जाएगा। तो ये था प्रोसेस हीमोडायलिसिस का। मे भी अब आपको ज़्यादा बेटर समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हम देखते हैं पेरिटोनियम डायलिसिस का। वो थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस, उसमें जो है ना वो एक्स्ट्रा एक फ्लूइड होता है जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है। तो अब हम वो देखते हैं।
अच्छा, तो ये जो है ना, ये पेरिटोनियल डायलिसिस का सारा मैकेनिज़्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो है ना वो फ्लूइड बैग है जिसको हमने पेरिटोनियम फ्लूइड का नाम दिया था। यहाँ पे इसको सोल्यूशन बैग लिखा हुआ है। उसके थ्रू ये देखें, ये आपकी किडनी साइड पे एंटर किया गया है एक ट्यूब के थ्रू, और उसके बाद क्या होगा, जो वेस्ट होगा ना वो इस ट्यूब के थ्रू जो है बाहर आ जाएगा। ये देखें, जिसको यहाँ पे ड्रेनेज बैग लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से फ्लूइड जाता है आपकी बॉडी में, और फिर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, वो सारा होता है ना, वो इस वाली ट्यूब के थ्रू ड्रेनेज बैग में आ जाता है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपल करके दिखाया हुआ है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई फाई जो है ना ये मैकेनिज़्म है। ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसमें हीमोडायलिसिस भी और पेरिटोनियल डायलिसिस भी तकरीबन एक दफ़ा करने में इसको 3 से 4 घंटे लगते हैं। हीमोडायलिसिस तो बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपकी बॉडी में से ब्लड निकल रहा है, तो बहुत स्लो इसको किया जाता है ताकि आपकी बॉडी में भी डेफिशिएंसी ना हो जाए, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाए, इंसान की उसी टाइम डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद अगर एक पेशेंट है वो डायलिसिस नहीं करवाना चाहता और वो काफ़ी ज़्यादा जो एंड स्टेज होती है ना किडनी फेलियर की, उसको हम यूरेमिया कहते हैं। किडनी फेलियर की 5 स्टेजेस हैं, और जो सबसे एंड वाली स्टेज है उसको यूरेमिया कहते हैं। तो अब एक इंसान है वो नहीं बार बार डायलिसिस करवाना चाहता। डायलिसिस फिर दिन में जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो तो दिन में 2-3 दफ़ा करना पड़ता है, और जो हीमोडायलिसिस है वो वीक में 3-4 दफ़ा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई इंसान है वो नहीं डायलिसिस करवाना चाहता है कि इसका कोई परमानेंट हल निकल आए, और कोई भी खैर उसकी रीज़न है, तो वो फिर जाता है किडनी ट्रांसप्लांट पे। अब किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक डोनर की ज़रूरत है जो आपको किडनी डोनेट करे। उसके बाद आपके टिश्यूज़ मैच किए जाते हैं कि वो मैच करते हैं या नहीं। जिस तरह ब्लड लगाने से पहले ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, इसी तरह किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले सारा कुछ मैच किया जाता है। अब लकीली अगर वो मैच भी हो गया, आपकी किडनी ट्रांसप्लांट भी हो गया, उसके बाद भी आपको लाइफ टाइम जो है ना वो टिश्यू रिजेक्शन का डर रहता है कि अगर आपका जो सिस्टम है उसने एक्टिवली वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो उसी टाइम टिश्यू रिजेक्शन हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसलिए फिर उसको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो आपके सिस्टम को इतना ज़्यादा एक्टिवली वर्क नहीं करने देता, और फिर क्या होता है कि लाइफ टाइम आपने वो मेडिसिन खानी होती है, और फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट पे सरवाइव कर सकते हैं। तो ये था हमारा सारा रीनल फेलियर, उसकी टाइप्स, उसकी ट्रीटमेंट्स। रीनल फेलियर की आगे थी डायलिसिस ट्रीटमेंट था, और फिर आगे डायलिसिस की 2 टाइप्स थी, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, और उसके बाद एंड था किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।